चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है और चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। क्वेश्चन है, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था? तो हम सभी को पता है अशोक जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये हीनयान संप्रदाय, नोट करेंगे, अशोक जो है हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। हीनयान का मतलब ये होता था कि ईश्वर के बिना, ठीक, और जो भी अनुयायी होते थे हीनयान के, इसमें सिर्फ धर्म को लेकर के चलते थे। और महायान का मतलब ये होता था कि महायान के जितने भी लोग मानते थे इसमें धर्म और परिवार को लेकर के दोनों को चला जाता था, ठीक। और वज्रयान का मतलब ये होता था कि वज्र का वाहन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक वज्र का वाहन हुआ करता था, ठीक। तो राइट आंसर हीनयान। और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे, तो नोट करेंगे महान मौर्य सम्राट अशोक जो है ये बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। और बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, महायान, हीनयान और वज्रयान, ठीक। हीनयान का मतलब ये होता है कि ईश्वर के बिना, ठीक, जिसमें कर्म को ही ईश्वर का स्थान लेता है। तो राइट आंसर हीनयान। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 को की गई, ठीक। और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे, तो इसमें वर्तमान में देशों की संख्या 193 है। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में देशों की संख्या 193 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 को की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नोट करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक। और नोट करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिए गए हैं, ठीक, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि स्वर्ण सिंह समिति पर 42वें संशोधन के अधिनियम पर मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा गया है, ठीक। तो राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉफलॉन्ग झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी को पता है हॉफलॉन्ग झील जो है ये भारत के असम राज्य में स्थित है और असम का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। नोट करेंगे, असम का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो नोट करेंगे, हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है। और एक और झील है जो कि तेमसो झील, जो अक्सर चिंगाकू झील कहा जाता है, यह भारतीय राज्य सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? तो इसका अनावरण जो है दीपिका पादुकोण ने किया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो है 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किया है और वह फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर दीपिका पादुकोण। इसे आप लोग नोट करेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का जो अनावरण है दीपिका पादुकोण ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नोट करेंगे, तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज चोल प्रथम ने करवाया है, ठीक। इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो ये बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तमिलनाडु के तांजापुर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजराज चोल प्रथम ने करवाया है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल सेतु किस नदी पर स्थित है? तो बोगीबिल सेतु जो है असम में स्थित है, पहली बात तो ये है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल सेतु बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, और तिब्बत के मानसरोवर झील से जब निकलती तो तिब्बत में इसे संगापो के नाम से जाना जाता है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगापो के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी को जब असम में प्रवेश करती थी इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। जमुना के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बारी क्वेश्चन बन चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम जानते हैं? तो संगापो नाम से जानते हैं, ठीक। तो नोट करेंगे, असम में हाल ही में जो उद्घाटन किया गया बोगीबिल सेतु है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक। जो कि कुछ इस प्रकार से पिक्चर है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर लंबा सेतु एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु होने वाला यह दावा करता है, ठीक। तो राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है यह बास इंडिकस। नोट करें, गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस और इस जो साहीवाल ही गाय की नस्ल है, ठीक। तो राइट आंसर बास इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है, जो कि नोट करेंगे फाइलम कार्डेटा स्तनधारी वर्ग और बोविले परिवार से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नोट करेंगे, सांची का जो स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था
और यह हीनयान संप्रदाय को संरक्षण भी प्रदान किया था। तो अशोक के द्वारा बनवाया गया पहला स्तूप जो है सांची का स्तूप, इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। तो नोट करेंगे सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो नोट करेंगे वायु दाब मापने के लिए बायोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, ए इज राइट आंसर। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है और आर्द्रता मापी द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर बैरोमीटर या फिर वायु दाब मापी। तो नोट करेंगे वायु दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक अलग कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी? तो नोट करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी। बी इज राइट आंसर। और यह तुगलक वंश का दूसरा शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक है और इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का शासक है। ठीक, तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि विभाग के लिए एक अलग विभाग दीवान ए कोही की स्थापना किया था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो ये थाई पूसम। नोट करेंगे थाई पूसम जो है ये भगवान मुरुगा को समर्पित है और तमिलनाडु का यह एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। इसका आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। तो नोट करेंगे थाई पूसम जो है त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है और भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं। ठीक, भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं जो कि तमिलनाडु में यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो हम सभी को पता है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। ठीक, तो राइट आंसर छोटी आंत। बड़ी आंत सिर्फ दिखने में बड़ी लगती होगी, आपको मोटी दिखेगी, लेकिन लेंथ की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा लेंथ होती है छोटी आंत की होती है। आप लोग देख सकते हैं यह बड़ी आंत है। ठीक, यह जो है बड़ी आंत है और ये जो छोटी छोटी आंत है यह छोटी आंत है क्योंकि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? जितने भी गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किए गए हैं। ठीक, लंदन में आयोजित किए गए हैं। तो नोट करेंगे 1930 से 32 के बीच में 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए हैं जो कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी जो कि नवंबर 1930 से शुरू हुए और दिसंबर 1932 तक खत्म हो जाते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 2022 का अगर बात करें तो 2022 का विषय था सतत विकास के लिए डेटा। नोट करेंगे 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डेटा। वहीं बात करें सांख्यिकी राष्ट्रीय दिवस 2023 का जो विषय था 2023 का जो विषय था यह था युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना। नोट करेंगे युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना। ठीक, ये विषय जो है 2023 का था और 2022 के लिए विषय था सतत विकास के लिए डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक कौन है? तो ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नोट करेंगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है पृथ्वीराज फिल्म के निर्देशक हैं और पृथ्वीराज फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं अक्षय कुमार। नोट करेंगे पृथ्वीराज मूवी के जो मुख्य अभिनेता हैं ये हैं अक्षय कुमार और इसके निर्देशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि 2022 में यह रिलीज हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा अनहैप्पी इंडिया। ठीक, लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखा अनहैप्पी इंडिया और केसरी के नाम से बोला जाता है लाला लाजपत राय को। बाकी जो पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जो है अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का कुछ इस प्रकार से पिक्चर देख सकते हैं, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो डच जो है ये भारत में आना शुरू किए गए थे 1596 शुरू कर दिए थे और 1600 में आ जाते हैं और 1602 में ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। तो नोट करेंगे डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की है और अपना पहला कारखाना 1605 में डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। ठीक, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। तो राइट आंसर 1602 में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की है और अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो 1916 को जो लखनऊ समझौता किया गया था सबसे पहले देख लेते हैं किसके बीच। यह किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग से जिन्ना, इन दोनों ने मिलकर के लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था और देश की आज़ादी के लड़ने के लिए इन दोनों ने अपना हाथ बढ़ाया था। ठीक, तो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, इन्होंने 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता के बीच हस्ताक्षर किए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किस भाग को अवशोषित करती है जिसकी वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर अवरक्त किरणें, और इसका मुख्य कारण बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो भी सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी तक, उसमें से कुछ ऊर्जा जो है आपको बता दें परिवर्तित होकर के वापस चली जाती है, और कुछ ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेती है वायुमंडल की कुछ गैसें, जिसकी वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसमें मुख्य कारण बनती है CO2। तो इसका राइट आंसर अवरक्त किरणें। ठीक, अवरक्त किरणों की वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है? तो 2030 तक जो है पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार 2030 तक भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यह पंजाब के पटियाला में। नोट करेंगे, पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धोंटू पंत का मूल नाम क्या था? तो धोंटू पंत का मूल नाम था नाना साहेब। ठीक, नाना साहेब को धोंटू पंत के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म नोट करेंगे, तो नाना साहेब का जन्म जो है 1824 में बीठूर के निवासी माधव नारायण राव के घर में हुआ था। ठीक, तो राइट आंसर नाना साहेब। धोंटू पंत का मूल नाम क्या था? इनका नाम था नाना साहेब, और इनका जन्म नोट करेंगे 1824 में हुआ था। ठीक, 1824 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है? तो नोट करेंगे 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। देखिए कैसे, अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, और 3 तलाक जो है यह सिर्फ किस में होता था? मुस्लिम धर्मों में होता था। इस वजह से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। और नोट कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। ठीक, तो राइट आंसर अनुच्छेद 14, 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो ये थायराइड ग्रंथि, नोट करेंगे थायराइड ग्रंथि के लिए, थायराइड ग्रंथि के जो रोग होते हैं इसके निदान के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो भक्ति तुकाराम का जो काल है ये 1608 से लेकर के 1649 तक रहा है, और इस समय पर रहा जहांगीर और शाहजहां। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर के 1627 तक, और शाहजहां रहा है 27 से लेकर के 1657 तक। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर और शाहजहां। इस ऑप्शन में है जहांगीर, तो जहांगीर को टिक करेंगे। भक्ति संत तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहली चीज तो उत्पाद। ठीक, उत्पाद, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कृषि। जो भी चीज़ें डायरेक्टली प्रकृति द्वारा उत्पादित की जाती हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कृषि हो गया आपका, डेयरी हो गया, ये सभी हो गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका जैसे कि कच्चे माल से किसी चीज़ का उत्पादन करना, जैसे हो गया आपका चीनी उद्योग, गन्ना से चीनी बनाई जाती है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। माल का परिवहन भी आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक, तो नोट करेंगे कृषि हो गया, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। ठीक, तो राइट आंसर डेयरी। ठीक, डेयरी हो गया इसका राइट आंसर। बाकी इसके हो गए द्वितीय क्षेत्र में, चीनी उद्योग द्वितीय क्षेत्र में, बैंकिंग आपका हो गया तृतीय क्षेत्र में, माल का परिवहन भी तृतीय क्षेत्र में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेवा के लिए स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम क्या है? तो भारतीय वायु सेवा के लिए हाल ही में स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम है हथियार प्रणाली शाखा। ठीक, हथियार प्रणाली शाखा इज राइट आंसर। तो भारतीय वायु सेवा के लिए स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम है हथियार प्रणाली शाखा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो नोट करेंगे प्रसिद्ध सितार वादक थे निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी जो हैं ये मध्य प्रदेश के मैहर घराने से ताल्लुकात रखते थे। निखिल बनर्जी मध्य प्रदेश के मैहर घराने से ताल्लुकात रखते थे और यह एक प्रसिद्ध सितार वादक थे और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नोट करेंगे इन्हें भारतीय नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर निखिल बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो नोट करेंगे राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो हैं राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। और नोट करेंगे राष्ट्रीय आय समिति के जनक कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्रीय आय समिति के जनक जो हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कहलाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो हैं राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली। अरुण जेटली जो है अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है और ये हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली और अरुण जेटली जो है भारत देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं, जो कि 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक एक वित्त मंत्री पद पर रहे हैं। ठीक, तो राइट आंसर अरुण जेटली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे फखरुद्दीन जो है ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, और 1975 में हमारे देश में लगा था आपातकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा। नोट करेंगे 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद जो है विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जो है इन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी, इनके कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। ठीक, और नोट करेंगे अब तक हमारे देश में टोटल 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। और कब कब? तो नोट करेंगे चीन द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो 1962 से लेकर के 1968 तक एक बार आपातकाल घोषित किया गया है। और पाकिस्तान के आक्रमण करने पर 1971 से लेकर के 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। और आंतरिक उपद्रव की आशंका पर 25 जून 1975 को भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक, तो हमारे देश में टोटल 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। और 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा विधेयक आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, तो राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस के 2022 संस्करण का विषय क्या था? तो 2022 का जो विषय था रेडियो और ट्रस्ट। नोट करेंगे विश्व रेडियो दिवस 2022 का संस्करण जो है रेडियो और ट्रस्ट रहा है। ठीक, और आगे नोट करेंगे 2023 का विषय। तो 2023 का विषय था रेडियो और शांति। नोट करेंगे विश्व रेडियो दिवस 2023 का संस्करण का जो विषय रहा रेडियो और शांति। और वहीं नोट करेंगे 2021 का, तो 2021 का विषय रहा है नई दुनिया। नई दुनिया जो है 2021 का विषय रहा है और 2022 का रहा है रेडियो और ट्रस्ट और 2023 का विषय रहा है रेडियो और शांति। और वहीं आगे नोट करेंगे विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नोट करेंगे यह क्यों मनाया जाता है? तो नोट करेंगे 1946 में जब अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन में संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत की थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ इस दिन वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर रेडियो और ट्रस्ट 2022 का विश्व रेडियो दिवस का विषय रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक भी कहलाते हैं। ठीक, तो श्वेत क्रांति के जनक हुए डॉक्टर वर्गीस कुरियन और वहीं हरित क्रांति के जनक हुए कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ठीक, और इसका आप लोग नोट करेंगे कुरियन ने वर्ष 1973 में गुजरात के ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी और 34 साल तक इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, तो राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक भी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया उड़ीसा। नोट करेंगे हाल ही में उड़ीसा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है घूमर नृत्य, चूंकि नेत्र ही नेत्र है, घूमर नृत्य शैली को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? तो सबसे पहले जानेंगे घूमर कहाँ पर किया जाता है। तो घूमर जो है राजस्थान में किया जाता है। ठीक, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि भील जनजाति ने इसे विकसित किया है। भील जनजाति ने इसे विकसित किया है। ठीक, तो नोट करेंगे घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। ठीक, और बाद में यह नृत्य जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो और काफ़ी जगह किया जाने लगा है। ठीक, तो राइट आंसर भील। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोट करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ठीक, गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। और वहीं नोट करेंगे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का जो पद है 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है
और ये हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाया है? तो उस समय पर हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना थे, ठीक। और हाल ही में कौन है? तो हाल ही में ये हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में, तो ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाने की समय था तब ये एन.वी. रमन्ना थे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। तो राइट आंसर गिरीश मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई पियाली बसाक। पियाली बसाक पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखती हैं। ये जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और नोट करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा, तो 22 मई 2022 को नोट करेंगे, 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक जो है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और एक और हो गया आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक। इनमें से आप लोग नोट करेंगे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, ये पांचों राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपको आंसर कमेंट से बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो मैं ही बता देता हूँ। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है, ठीक। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और 1971 में बांग्लादेश को विभाजन किया गया था। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तब जाकर के बांग्लादेश का उदय हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 एशिया कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2022 का जो एशिया कप है ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था। हालांकि ये 2020 का एशिया कप था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नोट करेंगे मूल रूप से यह टूर्नामेंट जो है सितंबर 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह जो है श्रीलंका में 2022 में आयोजित किया गया, जो कि 15वां संस्करण रहा है, ठीक। 15वां एशिया कप रहा है, ठीक। तो राइट आंसर श्रीलंका। और वही नोट करेंगे 2023 के जो एशिया कप की जीत जो है भारत के साथ समाप्त हो गया। और यह टूर्नामेंट 16वें संस्करण का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी पर किया गया, ठीक। तो 2023 का हो गया आपका पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी पर, और 2022 का श्रीलंका में, ठीक। तो राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा 1998 में की गई थी? तो नोट करेंगे गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्जियन ब्रायन और लैरी पेज के द्वारा की गई थी 1998 में, ठीक। तो नोट करेंगे गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने की थी। और उस वक्त लैरी और सर्गी जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र रहे, ठीक। तो राइट आंसर लैरी पेज और सर्जियन ब्रायन, इन्होंने 1998 में गूगल की स्थापना किए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज किए हैं। और वही नोट करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया दयाराम साहनी ने 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो नोट करेंगे आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। और वहीं नोट करेंगे कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है, ठीक। तो राइट आंसर अमलानंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो सबसे पहले नोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? तो नोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होगी आपकी अरबी हो गई, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, यानी कि हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। और नोट करेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में। और इसमें लगभग अभी वर्तमान में 193 देश हैं। 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं वर्तमान में। और इसकी स्थापना 1945 में की गई है। और इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो बता दें आपको कि दोहरी लेखांकन से बचने के लिए राष्ट्रीय आय को मापते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी यानी कि 2022 स्कूच अवार्ड प्राप्त किया है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह परियोजना जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लक्ष्मी भंडार योजना जो है ये पश्चिम बंगाल की योजना है, ममता बनर्जी द्वारा लाई गई। इस पर 2022 में स्कूच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए इस पुरस्कार की लिस्ट में विक्की कौशल की सरदार उधम और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह फिल्मों का बोलबाला रहा है, और शेरशाह फिल्म जो है काफ़ी बेस्ट फिल्म रही है। इसमें रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी मूवी के लिए? शेरशाह मूवी के लिए, ठीक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं को छोड़कर किसके नाभिक पर मौजूद नहीं होते हैं? तो बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। देखिए प्रकृति में हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक पर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हो जाए आपका हाइड्रोजन। बाकी जितने भी प्राकृतिक में तत्व पाए जाते हैं सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। बाकी हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मैंटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर मैंटूर बांध स्थित है, जिसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंटूर बांध है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। और नोट करेंगे कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, जो कि पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई क्रमशः 760 किलोमीटर है, ठीक, 760 किलोमीटर है। और इस नदी पर मैंटूर बांध जो है 1934 में बनाया गया था, ठीक, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, ठीक। तो मैंटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है और 1934 में इसे बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं? तो इनमें से मुक्केबाज हैं अमित पंघाल। अमित पंघाल जो है एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो अमित पंघाल का जन्म कहाँ हुआ है? 16 अक्टूबर 1995 में। 16 अक्टूबर 1995 में हरियाणा के रोहतक के मैना गाँव में हुआ है। और नोट करेंगे यह एक छोटे कद के, इनका कद कितना है? तो 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच वाले कद के हैं अमित पंघाल। और नोट करेंगे साल 2017 में अपने पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं तथा बाद में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं, ठीक। तो राइट आंसर अमित पंघाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मालधारी भारत के किस घास के मैदान में रहने वाले चरवाहे समुदाय हैं? तो ये हैं बन्नी घास के मैदान। मालधारी जो है ये बन्नी घास के मैदान में रहने वाले चरवाहे समुदाय से संबंधित है, ठीक। तो राइट आंसर बन्नी घास के मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है, यह किसको नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है चयापचय दर को नियंत्रित करता है। नोट करेंगे थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है और यह चयापचय दर को नियंत्रित करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भारत की वन्य जीव पल के साथ साथ किस जानवर से संबंधित एक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन। नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु सरकार ने कदम उठाए हैं और कब? सन 2014 में, ठीक। तो राइट आंसर डॉल्फिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की कृषि नहीं की जाती थी? तो बात करें हड़प्पा सभ्यता में कृषि की, तो जौ की जाती थी, चावल की और गेहूं की, लेकिन गन्ना की कृषि नहीं की जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, ठीक। दयाराम साहनी ने की है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, जहाँ पर गन्ना की खेती नहीं की जाती थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, ठीक। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। और बात करें महावीर स्वामी तो ये 24वें तीर्थकार थे, 24वें और अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी, ठीक। थोड़ा सा नोट करेंगे डिटेल में। तो महावीर जो हैं जैन धर्म के संस्थापक कह लें और अंतिम तीर्थकार थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व भारत के बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। और महावीर का जन्म शाही परिवार में हुआ था। उन्होंने भिक्षु बनने के लिए कम उम्र में ही संसार को त्याग दिया था, ठीक। तो राइट आंसर ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव और महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार हैं, ठीक। जैन धर्म के पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली को पहली मेट्रो कब मिली है? तो नोट करेंगे दिल्ली को पहली मेट्रो मिली है सन 2002 में, ठीक। और बात करें अगर भारत में, तो भारत में सबसे पहली मेट्रो जो है कोलकाता को मिली है, ठीक। कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली है और दिल्ली में सन 2002 में मिली है। नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए 1972 में मेट्रो सेवा जो है कोलकाता में शुरू की गई थी। और वहीं नोट करेंगे 24 दिसंबर 2002 को 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा 30 हजारी कॉरिडोर पर दौड़ी थी, जो कि दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2002। चलिए
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिकट जहां डचों का प्रमुख केंद्र था वह कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट जो है तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक, पुलिकट तमिलनाडु पर स्थित है। और डच ने अपना पहला कारखाना कब खोला है? तो नोट करेंगे सबसे पहले डच 1602 में डचों ने अपना कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला है। ठीक, डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला है। और डचों ने 1602 में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए हैं। और पुलिकट जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये है बाबा रामदेव की। नोट करेंगे माई लाइफ माई मिशन जो है ये बाबा रामदेव की प्रसिद्ध आत्मकथा है। और नोट करेंगे 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा योग शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी बाबा रामदेव की आधिकारिक आत्मकथा का प्रकाशन की घोषणा किए थे। और इस पुस्तक का नाम है माई लाइफ माई मिशन। क्वेश्चन है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम सभी को पता है गंगा नदी उत्तराखंड से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन गंगा नदी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक, और गंगा नदी नोट करें कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो सबसे पहले नोट करेंगे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा नदी प्रवेश कहाँ करती है? बांग्लादेश में। ठीक, और नोट करेंगे बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, पद्मा नोट कर लेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक, और नोट करेंगे गंगा नदी की कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है दक्षिणी महान हिमालय से निकलती है। और इसकी 5 प्रमुख धाराएँ हैं कि कौन कौन सी हैं? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और धौली गंगा और पिंडर, ये सभी जो हैं गंगा नदी की 5 धाराएं हैं। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नोट करेंगे गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है तो ये कहलाता है प्रगतिशील कर। नोट करेंगे प्रगतिशील कर एक ऐसा कर होता है जो आय बढ़ाने के साथ साथ एक आय का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। ठीक, तो राइट आंसर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज की कमी से अस्थि सुशिरता हो सकती है? तो अस्थि सुशिरता जो है ये विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक, और विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है? कैल्शियम में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थि सुशिरता हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे तो देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, हम सभी को पता है। लेकिन विटामिन डी की कमी से वयस्कों में क्या होता है? तो वयस्कों में होता है अस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होता है वयस्कों में। और बच्चों में होता है रिकेट्स। और वही नोट करेंगे विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है पतली होकर भंगुर हो जाती हैं जिससे अस्थि सुशिरता हो सकता है। ठीक, तो राइट आंसर कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। नोट करेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, नोट करेंगे इस दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से मनाया जाता है। और हर वर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक, और इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। नोट करेंगे 2023 की थीम रही है जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। ठीक, तो नोट करेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना एक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब शुरू की गई थी? तो जनधन योजना जो है अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई थी। और इसकी घोषणा नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो नोट करेंगे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जो कि जनधन योजना है, यह योजना जो है 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले पर इसकी घोषणा की गई थी। और इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। ठीक, और थोड़ा सा नोट करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से जितने भी कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, कम आयु के वर्ग के लोग हैं, इनको वित्तीय सेवाएं जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यक आधारित ऋण की उपलब्धता कराना, ये सारी चीज़ें शुरू की गई थी। ठीक, तो राइट आंसर अगस्त 2014 से। नोट करेंगे 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना पूरे देश में लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर शब्द जो है ये रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम की खेती से संबंधित सेरीकल्चर शब्द। ठीक, और नोट करेंगे सेरीकल्चर का अर्थ क्या होता है? तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन करना सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है। तो सबसे पहले नोट करेंगे पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई है, अप्रैल 1950। नोट करेंगे देश में अप्रैल 1950 को पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई है और इसे लागू किया गया है 1951 से। इसे लागू किया गया 1951 से लेकर के प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाती है 1951 से 1956 तक, जो कि कृषि पर आधारित थी। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे। तो नोट करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, जो कि कृषि पर प्राथमिकता दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, जिसमें उद्योगों की प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे बात किया 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक, जिसमें 7% विकास की दर की प्राथमिकता दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1997 से लेकर के 2002 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है। तो हम सभी को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का जो संबंध है ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक, कैसे है, नागरिकता से संबंधित है। नोट करेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है यह समझा जाता है। ठीक, जो कि ऑप्शनों में नहीं है। और वही नोट करेंगे मौलिक अधिकार किस में है, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद, नोट करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ठीक, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और वहीं नोट करेंगे 1 से 4 तक क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध है नागरिकता से संबंधित है। ठीक, इसका आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी इतिहासकार था, वह किसके दरबार में भारत आया था। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नोट करेंगे मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, और वही नोट करेंगे चीनी यात्री जो एक फाहियान था, ये किसके शासनकाल में भारत आया है। तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। वहीं बात करें इबन बतूता की जो कि मोरक्को से आया था, तो इबन बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और वही नोट करेंगे हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, हेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार फिर से बता दें आपको। देखिए मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया है। वहीं बात करें हेनसांग की, तो हेनसांग जो है एक बौद्ध चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। और चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। मोरक्को यात्री इबन बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी। तो हम सभी को पता है खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो देखिए दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और नोट करेंगे दमन एंड दीव में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक, चंडीगढ़ में है और दादर एवं नगर हवेली में भी है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। ठीक, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए दिल्ली हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मेघालय और मिजोरम, इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक, और पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संशोधन और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ठीक, 1992 में, नोट करेंगे 1992 में पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ठीक, और वहीं नोट करेंगे भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला कौन सा राज्य है। तो राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। ठीक, तो नोट करेंगे राजस्थान जो है पंचायती राज व्यवस्था लाने में सबसे पहले है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नोट करेंगे कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ठीक, ब्रह्मगिरी पर्वत के, नोट करेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत के ताल कावेरी नामक स्थान से होता है। और एक छोटे से तालाब से यह शुरू होती है जिस तालाब का नाम है कुंडिके। नोट करेंगे कावेरी नदी जो है जिस तालाब से शुरुआत करती है अपनी धारा, तो उस तालाब का नाम है कुंडिके। काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो कुंडिके हो जाएगा इस तालाब का नाम। और वहीं नोट करेंगे इस नदी पर प्रमुख बांध बने जो कि कर्नाटक में, तो बांध का नाम है कृष्णा राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक, और कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था। तो नरमपंथी के रूप में नोट करेंगे दादा भाई नौरोजी हो गए, MG रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों नेताओं को नरम दल के नेता जाने जाते थे। ठीक, नरम दल के नेता।
नोट करेंगे। और वहीं बाल गंगाधर तिलक जो है ये गरम दल के नेता हैं, ठीक। गरम दल के नेता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे तो नोट करेंगे गरम दल के नेता कौन है? अरविंद घोष हो गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सभी नेता जो हैं गरम दल के नेता हैं। और वहीं बात करें नरम दल के नेता तो कौन कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये जो तीनों नेताएं हैं ये जो हैं ये नरम दल के नेता कहलाते थे, ठीक। और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। और इनका मतभेद कब बढ़ा? तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो नेता थे नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो नोट करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं अरुंधति राय। नोट करेंगे अरुंधति राय जो हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं। और इनके एक और उपन्यास है, नोट करेंगे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इनका एक दूसरा उपन्यास है। और जो कि पहला उपन्यास कौन सा हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखे हैं और इनका दूसरा उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक। तो राइट आंसर अरुंधति राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नोट करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1) के तहत जितने भी पुरस्कार हैं जैसे कि आप लोग नोट करेंगे पद विभूषण हो गया, पद भूषण हो गया और पद्मश्री, इनसे सम्मानित कोई सा भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे इस प्रकार से कोई सा भी शब्द उपयोग नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1) के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे पीछे इस प्रकार से कोई सा भी शब्द उपयोग नहीं कर सकता है। और वहीं नोट करेंगे भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई है? तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत की गई है। और सबसे पहले किसने दिया है? तो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत किए थे, ठीक। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 3 लोगों को नोट करेंगे। हमारे हो गए स्वतंत्र भारत के जनरल चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था, ठीक। और पहली महिला कौन है? तो यह इंदिरा गांधी, ठीक। इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया है, ठीक। तो राइट आंसर अनुच्छेद 18(1) के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की सबसे छोटी हड्डी पाएंगे? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? कान में। इसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है। वहीं बात करें फीमर जो है जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक। यानी कि पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर और पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। नोट करेंगे स्टेपिस जो है पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है और पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो कि जांघ पर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? तो मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बने हैं, ठीक। बराकर नदी पर बने हैं। नोट करेंगे बराकर नदी पर मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। और मैथन तिलैया कुनार पंचेत पहाड़ी बांध भारत सरदार के दामोदर घाटी निगम DVC परियोजना के हिस्से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी है? तो यह दीपा कर्मकार, जो कि दीपक नहीं है दीपा कर्मकार जो है एक भारतीय पेशेवर जिम्नास्टी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो देखिए दीपा कर्मकार एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी हैं और इन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में ग्लास्गो में कांस्य पदक जीता है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिसे इन्हें पेशेवर भारतीय जिम्नास्टी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? तो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है महाधिवक्ता, ठीक। महाधिवक्ता जो है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। वहीं बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार को देता है महान्यायवादी। नोट कर लेंगे केंद्र सरकार को महान्यायवादी जो है कानूनी मामलों पर सलाह देता है। और वहीं बात करें राज्य सरकारों को तो राज्य सरकार को देता है महाधिवक्ता, ठीक। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आगरा की ताजमहल की नकल है? तो आगरा के ताजमहल की नकल है बीबी का मकबरा, ठीक। जिसने बनवाया है तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया है। कहाँ पर? औरंगाबाद में अपनी पत्नी के लिए, ठीक। तो राइट आंसर बीबी का मकबरा जो कि आगरा के ताजमहल की नकल है। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है? इसने अपने पत्नी मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 में। नोट करेंगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक। और दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय यह यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से शुरू होती है 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक का सदस्य भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल। बाकी मालदीव जो है ये बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। और साथ साथ नोट करेंगे पाकिस्तान भी इसका सदस्य नहीं है। तो नोट करेंगे बिमस्टेक का सदस्य जो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले नोट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई है और किसके द्वारा? तो नोट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक। एवो ह्यूम के द्वारा की गई है। और वहीं बात करें अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की, इसके प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। ठीक। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर आप लोग नोट करेंगे। तो नोट करेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। और इसका पहला अधिवेशन जो कि पुणे में होने वाला था, तो किसी कारणवश ये बंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहीं बात करें द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ है, कहाँ पर? कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किए थे। ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दादा भाई नौरोजी, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। ठीक। बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल में स्थित है। नोट करेंगे पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा स्थित है। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो कोरमकोरा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, जोइला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। ठीक। तो नोट करेंगे हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा जो कि पीर पंजाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो भी चीज़ें प्रकृति से उत्पादित की जाती हैं, जैसे कि हो गया आपका कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से हो गया आपका धान गेहूं का उत्पादन करना। वहीं बात करें एक संगठन जो कि उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानित करने की संबंधित है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक। कच्चे रेशम का उपयोग कर कपड़ों का निर्माण करना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक। एक संगठन से जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानित करना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो उत्पादन जो कि जैसे हो गया कृषि हो गया, डेयरी हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक। तो नोट करेंगे बिजली के अलावा व्यापार सेवाएं, परिवहन और व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में स्थित है। नोट करेंगे काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका के कन्नड़ यानी कि उत्तरी केंद्र जिले में स्थित है। और काली टाइगर रिजर्व को पहले दांदली अंशी टाइगर के नाम से जाना जाता था। ठीक। दांदेली अंशी टाइगर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे विजय दिवस हर साल अपने भारत देश में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो नोट करेंगे विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत होती है, इस वजह से। और नोट करेंगे सांसद इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इस वजह से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो राइट आंसर 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करने वाला है? तो ये करने वाला है मथुरा में। नोट करेंगे मथुरा में, चूंकि मथुरा ऑप्शन में नहीं है। तो नोट करेंगे भारत अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना जो है मथुरा में स्थापित करने वाला है। नोट करेंगे मथुरा स्थित संयंत्र का जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, जो कि IOC के अध्यक्ष ने बताया है कि उसकी कंपनी की राजस्थान में एक वन पवन ऊर्जा परियोजना है। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए मथुरा रिफाइनरी को लिया गया है। ठीक। यानी कि चूज़ किया गया मथुरा को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। ठीक। तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए जो कि SSGD के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। SSGD की प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है, जो कि आज चौथी क्लास रही है। तो 5वीं क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।